तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर 7 है दोस्तों, क्रमचय एवं समचय, उसके प्रश्नावली 7.1 के विस्तार में सोल्व करने वाले हैं। तो सोल्व करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं क्रमचय एवं संचय किसे कहते हैं दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। अगर वो सब आपको पता चल जाएगा पहले ही, तो आप प्रश्नावली को खुद से भी बना सकते हैं। तो मैं किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं उसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट एवं सारे थ्योरी को ही बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्रमचय और संचय होता क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, आपको एग्जांपल से अच्छा में समझ में आएगा। तो देखिए, मैं एक अलमीरा ले लेता हूँ। मान लीजिए एक अलमीरा है और कपड़ा है मेरे पास या आपके पास, टोटल 30 कपड़े हैं। और इस अलमीरा में क्या है कि 20 ही कपड़ा हम रख सकते हैं। इसमें जो जगह है दोस्तों, इसमें सिर्फ हम 20 कपड़ा ही रख सकते हैं चुन कर। तो आपके पास टोटल कितने कपड़े हैं? 30 कपड़े हैं और रखना कितने? 20 गो। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर अच्छा कपड़ा रहेगा दोस्तों 30 गो में, उसमें से 20 गो आप छाट कर इसमें रखेंगे चुन कर। तो वही जो चुनने की प्रक्रिया है दोस्तों, 30 गो में जो आप सिलेक्ट करके 20 गो इसमें रखे हैं, वही हमारा संचय कहलाता है। 30 गो में 20 गो जो आप छाट कर रखे हैं, अच्छा कपड़ा आप अलमीरा में रख दिए, और जो थोड़ा फटा टूटा था वो पहनने के लिए रख दिए। तो जो चुनने की प्रक्रिया थी दोस्तों, वो हमारा संचय कहलाता है। और चुनने के बाद भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि पहले हम कौन सा कपड़ा रखें, नया वाला पुराना वाला, या रंग के अनुसार भी कोई रखता है उसे सजा कर। जैसे पहले कोई लाल वाला रख दिया, कोई नीला वाला रख दिया, फिर पीला वाला रख दिया। तो इस तरह दोस्तों उसे सजा कर जो हम रखते हैं चुनने के बाद, यानी निर्धारित क्रम में उसे सजा कर रखना, वो हमारा क्रमचय कहलाता है। तो इसे मैं आपको परिभाषा के रूप में लिखवा देता हूँ, ताकि जब आप बाद में भी पढ़े तो आपको समझ में आए। तो पहले मैं लिखवाता हूँ आसान वाला, यानी संचय। संचय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन। आप लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा हम किस तरह लिखेंगे? 30 गो में जो 20 गो हम चुन कर इसमें रखे थे दोस्तों, हमारा संचय हुआ। यानी वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया, 30 कपड़ा या वस्तु कुछ भी मान लीजिए, वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया को संचय कहते हैं। देखिए, इसका एक फार्मूला भी होता है दोस्तों, जिसका उपयोग अगला प्रश्नावली में होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत होगा, तो मैं लिखवा देता हूँ। संचय का होता है NCR। अभी लिख लीजिए इसका उपयोग कैसे होगा। ये क्वेश्चन आप जब बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। इसको लिखते हैं हम NCR से। तो इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, इसे क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इंटू n-1। इसे आप अभी नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? संचय और क्रमचय। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रमचय। तो जो वस्तु थी दोस्तों, उसमें से हम जो चुन कर सजा कर रखे थे, यानी निर्धारित क्रम में रखने की क्रिया को हम क्रमचय कहते हैं। तो इसे भाषा में किस तरह लिखेंगे? चयनित वस्तुओं, यानी चुने गए चयनित वस्तुओं के प्रबंध में क्रम में निर्धारित करके रखना, क्रम में निर्धारण की क्रिया क्रमचय कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैं बताया हूँ दोस्तों शुरू में ही, एक दो और बता दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसे हम NPR से सूचित करते हैं। यहाँ पर क्या था? NCR संचय। संचय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन। इसे हम C से डिनोट करते हैं। क्रमचय यानी परमुटेशन, तो इसे हम P से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि कौन सा लगेगा, NCR और NPR। दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसके बीच में से पता चलता है कि C है तो संचय, और क्रमचय में P होता है। तो इसका भी फार्मूला सेम इसी तरह होता है दोस्तों, n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल। इसके बाद इसके गणना मतलब करने के आधारभूत कुछ दो नियम होते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं कोई एक एग्जांपल लेकर और भी क्लियर करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 वस्तु है ABC, इसमें से बोल रहा है दोस्तों 2 का चयन करना है। 3 वस्तुओं में से 2 का चयन करना है। 3
वस्तुओं में से 2 का चयन करना है। तो 3 गो में दोस्तों हमें 2 गो को ही लेना है। 2 गो ई भी ले सकते हैं या 2 गो ई भी ले सकते हैं या 2 गो ई भी ले सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम ए भी ले लें तो 2 गो हो जाएगा। 3 गो में से किसी 2 ही को लेना है तो 2 गो ई ले लिए, या मान लीजिए 2 गो ए भी ले सकते हैं बी सी, या 2 गो ए सी भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, जो चयन किए ये हुआ हमारा संचय। और इसे कितने तरीके से हम लिख सकते हैं वो हमारा क्रमचय, मतलब कितने तरीके से आगे पीछे सजा के लिख सकते हैं। तो इसे हम दोस्तों बी ए भी लिख सकते हैं, इसे सी बी भी लिख सकते हैं और इसे सी ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रमचय। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, उसके लिए 2 नियम पढ़ना। गणना के आधारभूत नियम। देखिए इसके 2 नियम होते हैं, मैं दोनों को दोस्तों एग्जाम्पल सहित और परिभाषा सहित बताऊंगा। पहला होता है दोस्तों गुणन नियम और दूसरा का होता है योग नियम। तो पहले मैं गुणन नियम बता देता हूँ, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, गुणन नियम यानी जितना भी जो रहेगा उसका गुना करना। तो इसके परिभाषा कैसे लिखेंगे और बनाएंगे कैसे दोस्तों, मैं परिभाषा पहले लिखवा देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा। तो यहाँ पर यदि क्रियाएं, देखिए अलग अलग यदि क्रियाएं अलग अलग, मान लीजिए कुछ भी वस्तु दिया हुआ MNP मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है इसके जगह पर, विधियों द्वारा की जा सकती है। तो इस सभी क्रियाओं को अलग अलग विधियों से की जा सकती है। तो इन सभी क्रियाओं को एक साथ करने की कुल विधि दोस्तों सभी को गुना कर देना है, यानी MN गुने P हो जाएगा। ये हमारा कुल विधि आ जाएगा। शॉर्ट में अगर हम सभी विधियों को गुना कर देते हैं तब देखिए इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दोस्तों आप हैं, आपके पास 3 शर्ट और 2 पैंट है। तो इसे आप कितने तरीके से पहन सकते हैं। 2 पैंट हैं तो इसे मैं पहले विस्तार में बताऊंगा, ऐसे तो शॉर्ट में आपको पता चल ही गया होगा। ये दोस्तों आप हैं, आपके पास 3 शर्ट हैं। शर्ट कितने हैं, S से शर्ट और P से पैंट। शर्ट है दोस्तों 3, S1 S2 S3 और दोस्तों पैंट है 2। तो जैसे 3 शर्ट है, 2 पैंट को अदल बदल के भी पहन सकते हैं। पहला शर्ट के साथ पहला पैंट, दूसरा का पैंट के साथ पहला दूसरा का पैंट, मतलब पहला दूसरा। देखिए किस तरह पहनेंगे आप, इसे मैं लिख कर बताता हूँ। जैसे आपके पास शर्ट 1 है और 2 गो पैंट है, तो आप चाहें तो इसके साथ पैंट 1 भी पहन सकते हैं या पैंट 2 भी पहन सकते हैं। शर्ट 1 के साथ शर्ट पैंट 1 भी पहन सकते हैं, शर्ट 1 के साथ पैंट 2 भी पहन सकते हैं। तो यहाँ से 2 कंडीशन हो गया। मान लीजिए दूसरा का शर्ट आपके पास है तो इसके साथ भी आप पैंट 1 पहन सकते हैं, पैंट 2 पहन सकते हैं। और तीसरा के भी साथ दोस्तों आप पैंट 1 पहन सकते हैं और पैंट 2 पहन सकते हैं। तो कुल तरीके यहाँ पर कितने तरीके से आप सब दोनों मिला के पहन सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दोस्तों S1 P1 यानी शर्ट 1 शर्ट पैंट 1, और ये हो गया S1 P2, ये होगा हमारा S2 P1 और ये हो गया हमारा S2 P2, S3 P1 और ये हो गया हमारा S3 यानी तीसरा शर्ट और दूसरा पैंट भी आप पहन सकते हैं। तो टोटल तरीके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 तरीके से आप इन दोनों को पहन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः 3 शर्ट और 2 पैंट को पहनने के कुल तरीके बराबर दोस्तों कितना है, 6 तरीके से आप पहन सकते हैं। और अगर इसे आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो जो मैं परिभाषा लिखाया था दोस्तों उससे हिसाब से आप
गुना कर दीजिए शॉर्ट में। पहनने के कुल तरीके, पहनने के कुल तरीके क्या था दोस्तों, सभी को एक साथ गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 शर्ट है और 2 पैंट है, तो 3 दूनी 6, इस तरह भी हमारा शॉर्ट में आ जाता है। तो ये हमारा हुआ गुणन विधि। इसके बाद आता है दोस्तों एक दूसरका में जो मैं बता रहा था, एक योग विधि भी होता है। इसे हम इंग्लिश में एडिशन नियम कहते हैं, योग नियम, एडिशन रूल। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल लेकर ही बताता हूँ दोस्तों। योग नियम मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जोड़ कर निकलेगा। जैसे गुणन नियम तो इसमें गुना करके निकला था, इसमें जोड़ कर निकलेगा। देखिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। जैसे ये हो गया पटना, गया बिहार, इसका आपको टिकट लेना है जाने के लिए कहाँ कहाँ। तो पहला मैं ले लेता हूँ कानपुर, दिल्ली, जम्मू। तो मान लीजिए पटना से कानपुर जाने की मिली, दिल्ली जाने की मिली, लेकिन जम्मू जाने की नहीं मिली टिकट। तो इसमें कुल कितना हुआ, 2 टिकट। और गया से फिर हमको जाना है कानपुर, तो इसकी टिकट नहीं मिली, इसकी भी टिकट नहीं मिली, लेकिन जम्मू की टिकट मिल गई। तो इसमें हो गया कितने दोस्तों, 1। बिहार से हमको जाना, बिहार शरीफ ही हुआ। मान लीजिए बिहार शरीफ से कहूँ का टिकट नहीं मिला, तो 0 हुआ। तो कहाँ से कहाँ तक जाने की कुल विधि क्या हुआ, कुल विधियाँ बराबर दोस्तों इसमें हम जोड़ देंगे, 2 + 1 = 3। तो ये हमारा होता है योग नियम। अब यहाँ पर कुछ नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, जो कि कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म एवं सूत्र है, ये आपको क्वेश्चन बनाने में काम देगा। कोई n, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, n के जगह पर कोई भी रह सकता है, कोई n भिन्न वस्तुओं में एक साथ सभी को लेकर कुल कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या में क्या होती है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए नंबर n, तो एक एक घटते जाता है, एक घटा इसमें तो एक घटेगा इसमें, एक घटेगा इसमें, इसी तरह ये आगे भी जितना अंक रहेगा उतना घटते जाएगा। और उसके बाद इसमें कुछ नोटेशन होते हैं दोस्तों, यानी चिन्ह, नोटेशन। जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या को हम फैक्टोरियल में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ लिख लेना दोस्तों, ये काम देगा आपको आगे। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 और 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। यहाँ पर जो आप फैक्टोरियल है दोस्तों, उसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं l की तरह। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 ही होता है। अगर यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 2 ले लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 2 और 2 के बाद जितने भी अंक है उसे गुना कर देना। जैसे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 × 2 × 1 = 3 दूनी 6। इस तरह दोस्तों आपको कम करके सभी को गुना कर देना। तो इसे आपको याद नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि जितना रहे, जैसे 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 दूनी 24। इस तरह आपको कम करके उसे गुना कर देना है। तो जितना अंक बढ़ते जाएगा उतना ये कमते जाएगा। मान लीजिए इसी तरह आपको n फैक्टोरियल मिल जाए, तो इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, यही सब चीज़ मैं ऊपर लिखा था दोस्तों, n-1, n-2 और n-3, यानी एक एक कमते जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल दे दे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 9, पहले तो 10 ही लिखेंगे, फिर 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और इन सभी को गुना करके यहाँ पर लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में इस तरह का आएगा दोस्तों, तो पहले कट जाएगा, कटने के बाद थोड़ा सा बचेगा, फिर उसका गुना कर देंगे। तो ये सब कैसे होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था दोस्तों इस प्रश्नावली के लिए। आगे और भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी प्रश्नावली 7.1 को बनाने के लिए बस इतना काफ़ी। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, तो अभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो बोल रहा है कि अंक 1, 2, 3 और 4, 5
से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? यदि पहला हम बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब एक अंक को हम दोबारा लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा का हम बोल रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब एक अंक को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे कितनी 3 अंकीय की संख्या बनाई जा सकती है? इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले जो बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको इसे हल में लिखना है। क्वेश्चन आपको उतार लेना और हल में लिखना है कि यहाँ जो अंक है दोस्तों कितना दिया हुआ था, यहाँ अंक 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ था। तो कुल संख्या कितना, कुल संख्या यानी n बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। और बोल रहा है इसकी सहायता से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? तो देखिए हमारे पास कितने 3 अंकों की संख्या बनाना। तो मैं एक ले लेता हूँ, मान खाली स्थान मुझे तो अभी पता ही नहीं है। तो लास्ट वाला हमारा क्या होता है दोस्तों, इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है हमारा सैकड़ा। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब एक अंक को हम दोबारा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। यहाँ पर दोस्तों 3 ही अंक लेना है, 5 गो में किसी एक को। तो मान लीजिए मैं पहले लास्ट वाला ही ले लेता हूँ, 5वां अंक को। तो 5वां को मैं एक बार इसमें भी ले सकता हूँ। और जब इसमें क्या है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब एक अंक को हम दोबारा सभी में ले सकते हैं। तो 5 गो में से एगो हम इसमें भी ले सकते हैं, एगो इसमें भी ले सकते हैं और एगो इसमें भी ले सकते हैं, टोटल 3 गो। तो इसकी कुल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखना आता है 3 अंकों से बनी, 3 अंकों से बनी कुल संख्या बराबर सभी को गुना कर देना है। तो यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 और 25 25 होता है 125। तो ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। उसके बाद दूसरा काम बोल रहा था अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, मतलब एक अंक को हम दोबारा नहीं ले सकते हैं। दूसरा काम है दोस्तों कि अंकों की पुनरावृत्ति मतलब अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर भी वही अंक है 2 3 4 5, 3 गो बनाना है। तो अभी तो पता नहीं मुझे, तो मैं किसी अभी 3 गो मतलब एगो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 को लिया हूँ एगो, और उसके बाद मतलब पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है। तो एगो को तो जब मैं ले लिया हूँ तो इसको नहीं लेना, यानी 5 को छोड़कर अबरी लेना है। तो यानी इसमें 4 1 आ जाएगा। और फिर 4 को ले लिया हूँ तो इसको भी अब नहीं लेना है, क्योंकि दोबारा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो 4 को भी ले लिया हूँ तो अबरी हो जाएगा यहाँ पर 4 को छोड़कर 3 P1, यानी 3 को ही लेना है। तो इसमें हमारे 3 अंकों की कुल विधिया कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 है। आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, 3 अंकों की कुल संख्या बराबर इसमें हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 दिया, 4 तिया 12 5 60। ये हमारा दूसरा का सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंक इतना से मतलब 1 से लेकर 6 तक से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब 1 से 6 तक है, 3 अंकों की सम संख्या बनाना है। इसमें भी हम अंकों को दोबारा ले सकते हैं, कह रहा पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी अनुमति है इसमें। तो जो पहले दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है, मैं तो पढ़ा देता हूँ। दिया है अंक दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ था, 1 से लेके 2 3 4 5 6। इसमें आपको सम संख्या से 3 अंक लें। तो क्या हो जाएगा, सम संख्या 4 और ये 6। और बोल रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यहाँ पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो 3 अंकों की बनाना है, अभी तो मुझे पता नहीं है, मतलब एक संख्या को दोबारा हम ले सकते हैं। तो 3 गो में एगो लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए हम तीसरा को ही ले लेता हूँ। तो एक बार ये हो गया, उसके बाद सम संख्या, तो ये हो जाएगा मतलब पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6 को इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुल विधि। अतः कुल विधियाँ या कुल संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 गुने
3, तो 6 चक 36, 36 दिया 108, इसकी सही आंसर आ जाएगी। और उसके बाद अगला तीसरा में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितनी 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक को हम दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है अक्षर यहाँ पर दोस्तों उसको मैं लिख लेता हूँ। कितना दिया हुआ था 10 और कोड दिया हुआ था हमें 4। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ हम एक को दोबारा नहीं ले सकते, यहाँ पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब एक को दोबारा नहीं ले सकते हैं और इसकी सहायता से 4 अक्षर के कोड बनाए। तो अभी तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं खाली बॉक्स। एक मतलब एक को दोबारा नहीं ले सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं 10 को लिया हूँ तो यहाँ पर एक ही बार ले सकता हूँ, फिर उसके बाद 10 ले लिया तो 10 को छोड़कर 9 को ले सकता हूँ, पीछे से ही लेना। फिर उसके बाद 9 ले लिया तो यहाँ पर मैं 8 को लूँगा, फिर 8 ले लिया हूँ तो इसको ना लेकर अब 7 को लूँगा। तो ये हमारा 4 कोड हो गया और यही हमारा कुल विधि हो जाएगा। अतः कुल विधियाँ बराबर इन सभी को गुना कर देना, 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। तो ये वो 0 है दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा 50 40। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा का। अगर आप इसे चाहें तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। मैं इस फार्मूला बताया था दोस्तों तीसरा के शॉर्ट में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ हमें n बराबर 10 तथा r बराबर 4। तो आप वो वाला फार्मूला लगा दीजिए n, हाँ p वाला लगेगा। तो इसका फार्मूला मैं क्या बताया था, n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r बताया था। हाँ तो n के जगह पर 10 और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि 10 को तोड़िए, तो आपको तोड़ना नहीं है, इसको तोड़िएगा तो गुना करके फिर काटना ही पड़ेगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि नीचे वाला को भी काटना है। तो यहाँ पर 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए और 7 ले लीजिए और 6 तक वैसे ही रह लीजिए, क्योंकि 6 नीचे भी है तो 6 से 6 हम काट सकते हैं और इसके आगे हम गुना करने से बच सकते हैं। तो इतना कटने के बाद इतना बच गया, फिर से अगर आप इतना को गुना कर देंगे दोस्तों तो इतना ही आ जाएगा 50 40। इसका सही आंसर आ जाएगा शॉर्ट में। और उसके बाद अगला चौथा हम क्या कर रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता है। 0 से 9 तक लेना है दोस्तों, 5 अंकीय का टेलीफोन नंबर बनाना है, 67 से प्रारंभ होता है और इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी एक को हम द्वारा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखना है क्वेश्चन के बाद कुल अंक हल में 0 से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10 जीरो को मिलाकर। अब बोल रहा था कि 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर। तो अभी तो मुझे पता नहीं है, 1 2 3 4 और ये हुआ हमारा 5। और एक चीज़ इसमें हमें पता है कि जो शुरू हो रहा है दोस्तों वो 67 है। बोल रहा था कि प्रथम जो है दोस्तों वो 67 से शुरू हो रहा है। यहाँ प्रत्येक नंबर जो है दोस्तों 67 से स्टार्ट होगा। यहाँ प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। तो देखिए 5 गो में तो 2 गो हो गया, तो बचा कई गो, 2 गो तो 67 हो गए, प्रारंभ होता है। अतः शेष नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर 10 गो में था जिसमें 2 गो हो गया, तो 10 माइनस 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब 3 गो बनाना है, तो बाकी 3 गो जो रहा दोस्तों, तो बाकी 3 अंक भरने की विधि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वही फार्मूला भी लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर n बराबर 8 है और फिर NPR यानी 3 है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कट गया,
इन दोनों को तीनों को गुना कर देंगे तो 336 आ जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा, चलिए पढ़ते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, मतलब उछाल कर लिख लिया जाता है कि एक बार हेड आया एक बार टेल आया। परिणामों की संभव संख्या क्या? देखिए बहुत ही आसान है। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो हेड टेल 3 बार उछालेंगे तो 6 बार। तो इसे आप लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक सिक्का, इसको हम एक बार उछालते हैं तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आया, तो इसमें कितनी संभावना है? 2 होगी। और इसी तरह हम 3 बार उछालेंगे तो 2 2 4 4 2 6। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम। सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर क्या आ जाएगा? हेड या टेल, यानी टोटल 2। एक सिक्का में 2 ही परिणाम आते हैं एक बार उछालने पर। और बोल रहा है इसी को 3 बार उछालते तो 3 बार उछालने पर। देखिए एक बार में 2 आया तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसमें गुना होगा। 3 एक बार में 2 आया, फिर दूसरका में 2 आ जाएगा, फिर तीसरका में भी 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो मैं जोड़ रहा था इसमें दोस्तों गुना नियम लगेगा। अगला छठा में क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इसमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक से नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें दोस्तों हमें दिए गए हैं 5 झंडे और बोल रहा है कि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों के लिए एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। 5 गो में दोस्तों 2 गो की आवश्यकता पड़ती है, यानी चुनने की विधिया। 5 झंडों, आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, में से 2 झंडे चुनने की कुल विधि। तो आपको इसे लॉन्ग टर्म से भी बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए 5 झंडा, उसमें से 2 झंडा चुनते हैं, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो एन है दोस्तों वो 5 है और आर है जो 2 है। तो फार्मूला लगा दीजिए एन पी आर बराबर एन 5 पी 2, 5/5 - 2। फार्मूला दोस्तों फैक्टोरियल भी लगाना जरूरी है। तो 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, इसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में नीचे 3 फैक्टोरियल। तो 1 के 4 × 5 = 20। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैंने सभी को लॉन्ग एवं शॉर्ट तरीका से सोल्व करके बताया। तो आपको कौन वाला समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लॉन्ग मेथड समझ में ज़्यादा आता है कि शॉर्ट मेथड ज़्यादा आपको समझ में आता है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका दिमाग कैसा है, आपको किस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाऊँगा, प्रश्नावली 7.2 एवं आगे के सभी चैप्टर। तो अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे।